तो आपने ये गाना तो सुना ही होगा। बस 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 काफ़ी। ये गाना 2009 में आया था और इस गाने के आते ही लोग पागल हो गए थे। इस गाने ने सीरियसली इतनी ज़्यादा धूम मचा दी थी, इतना वायरल हो गया था गाना कि हद पार हो गई थी। मुझे याद है मेरे ख्याल से मैं 12th स्टैंडर्ड में था और ये गाना मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा सुनते थे। इनफैक्ट सारे यंग लॉन्डे ये गाना बहुत ज़्यादा सुनते थे उस वक्त। ये गाना सुनने के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि भाई इस तरह के गाने भी हो सकते हैं, क्योंकि अब तक हमने जो म्यूज़िक सुना था वो था प्यार रोमांस के बारे में, जहाँ पे एक लड़का पागल हो जा रहा है प्यार में, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ कर रहा है, अपनी माशूका के प्यार में खोया हुआ है। पर ये गाना बिल्कुल ही अलग लेवल पर एग्जिस्ट करता था। उस वक्त ये गाना यंग लॉन्डो को बहुत पसंद आता था, पर फ्रैंकली आज जब मैं ये गाना कभी सुन लेता हूँ तो लगता है यार कितना वाहियात और कचरा गिरा हुआ गाना था ये। सीरियसली आई थिंक द वर्स्ट काइंड ऑफ लिरिक्स एनीबडी कैन राइट। और ये गाना गाता हमारे अपने प्यारे हनी सिंह साहब ने, और इस गाने के बाद हनी सिंह का नाम हर जगह पहुंच चुका था। किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन लोग जान गए थे भाई कि हनी सिंह नाम का कोई पागल अजीब रैपर आया इंडिया में जो अलग ही तरह के गाने लिखता है, अलग ही तरह के रैप लिखता है। और उसके बाद उनके बहुत सारे गाने आने लगे, जैसे कि माफिया मुंडी, जो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म था जिस पे बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स ने आके अपने आप को एक्सप्रेस किया और अपने गाने गाए। उसके बाद ब्राउन रंग, टॉप शॉप, अंग्रेजी बीट, लव डोज, ब्लू आइज, देसी कलाकार, पता नहीं कितने गाने आए जो सुपर डुपर लेवल पे हिट हुए, काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे हिट हुए और हनी सिंह बहुत पॉपुलर हो गए। इतना कि हर दूसरी तीसरी बॉलीवुड मूवी में उनका एक पार्टी सॉन्ग तो होता ही था। हमारे इंडिया के रैप सीन को वहाँ तक पहुँचाया था जहाँ तक कोई और पहुँचा ही नहीं पाया था। बॉलीवुड की मूवीज़ हो, चाहे पार्टीज़ हो, चाहे शादियाँ हो, चाहे डिस्कोज हो, चाहे गाड़ियाँ हो, हनी सिंह के गाने हर जगह चलते थे। और ये उस दौर की बात है जब इंडिया में रैप जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं थी। इंडिया का रैपिंग सीन बेसिकली कुछ खास था ही नहीं। अगर आप किसी यंग इंडियन लड़के से पूछ लेते या किसी यंग इंडियन लड़की से पूछ लेते कि आपका फेवरेट रैपर कौन है, तो या तो वो कहते एमिनेम, या तो लिल वेन, या काने वेस्ट, या फिर JZ या स्नूप डॉग। सारे बाहर के रैपर्स, इंडियन रैपर्स कोई थे ही नहीं। और अगर कुछ गिने चुने इंडियन रैपर्स थे भी तो अनफॉर्चुनेटली उन्हें कुछ जानता ही नहीं था, मतलब उनकी पॉपुलैरिटी वो थी ही नहीं। पर हनी सिंह ने आकर इस चीज़ को पूरी तरह चेंज कर दिया था कि रैप सॉन्ग सुपर डुपर हिट हो रहे थे, बल्कि कुछ बॉलीवुड के गानों से भी ज़्यादा हिट हो रहे थे। और ऑफ कोर्स ये देखने के बाद इंडिया के बहुत सारे यंग टैलेंटेड रैपर्स को बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। इंडिया के कई यंग लड़के लड़कियां जो रैप करना चाहते थे, रैपर बनना चाहते थे, क्योंकि देखो इंडिया में एमिनेम के, लिटिल वेन के, काने वेस्ट के फैंस बहुत सारे थे। ऐसे कई लोग थे जो रैप को पसंद करते थे, इस तरह के आर्ट को पसंद करते थे, बट उनके पास कोई दिशा नहीं थी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि भाई अपने टैलेंट को लेके जाए तो जाए कहाँ, दिखाए तो किसको दिखाए, क्योंकि इंडिया में रैप जैसी चीज़ों को कोई तवज्जो देता ही नहीं था। बट हनी सिंह ने ये चीज़ हमेशा के लिए चेंज कर दी। वो जिस लेवल पे सक्सेसफुल हुए, और ये देखने के बाद सबको समझ आ चुका था भाई कि इस आर्ट फॉर्म में भी बहुत कुछ है। तुम इसी आर्ट फॉर्म के थ्रू पैसा कमा सकते हो, फेमस हो सकते हो और सोसाइटी में एक अच्छी लाइफ भी जी सकते हो। तो ऑफकोर्स उनको देख के काफ़ी और रैपर्स आने लगे जो इस आर्ट फॉर्म में काम करने लगे। और जितना हनी सिंह आगे बढ़ रहे थे, सक्सेसफुल हो रहे थे, उसी के साथ साथ उनको बहुत सारा मिल रहा था क्रिटिसिज्म उनके गानों के लिए, उनके रैप्स के लिए। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो उनके सारे रैप सॉन्ग होते किस बारे में थे? ड्रग्स, लड़कियाँ, दारू, अय्याशी, पार्टी, सब इसी के बारे में। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिलता था कि तुम हमारे यूथ को बर्बाद कर रहे हो, उन्हें बिगाड़ रहे हो, सिर्फ इसी तरह की चीज़ें दिखा के। हनी सिंह ने इस चीज़ को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। इनफैक्ट वो हमेशा इस बात को या तो टाल देते थे या तो कोई एरोगेंट सा रिस्पॉन्स देके बात को ख़त्म कर देते थे। पर फिर एक बदलाव आता है 2014-15 का टाइम, जब हनी सिंह शायद अपने पीक पे थे। उसी के बाद अचानक उनके गाने आने कम हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। यहाँ तक कि साल में मुश्किल से एक गाना आता था और जो पहले उनका चार्म था, करिश्मा थी, वो रहता ही नहीं। और फिर खबरें आना शुरू होती है कि हनी सिंह को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो गए हैं, वो ड्रग एडिक्शन में बहुत ज़्यादा घुस गए हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो रिहैब सेंटर चले गए हैं और बहुत कुछ। धीरे धीरे उनके डिवोर्स के बारे में बातें आने लग गई। उनकी वाइफ ने जो उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था, उसके बारे में खबरें आने लग गई। मतलब एक इंसान जो शोहरत के पीक पे था, जिसके बारे में हमें सिर्फ अच्छा सुनने को मिलता था, जिसकी इतनी तारीफ़ें होती थी, इतने गाने आते रहते थे, इतना सुपर हिट था, आज उसके बारे में सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलती है। और जैसे जैसे हनी सिंह का टाइम जाता गया, वो नीचे गिरते गए, दूसरे रैपर्स उठते गए। और जो दूसरे रैपर्स हैं उनका जो रैपिंग स्टाइल तो हनी सिंह जैसा ही था, वो भी वही तरह का रैप करते थे, पार्टीज़, दारू, गाड़ियाँ, अय्याशी वगैरह वगैरह। इनफैक्ट ये चीज़ मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया कि इंडिया में जो रैप्स आते हैं वो होते क्या हैं, सिवाय मतलब वही गाड़ी, दारू, लड़कियाँ, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, इसके अलावा किस तरह के रैप्स बनते हैं? क्या इंडिया में वो रैप्स बनते हैं जिसमें कोई डेप्थ हो, कोई मीनिंग हो, कुछ गहराई हो? हाँ बनते हैं, पर उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती। हमारे इंडिया में कई अच्छे रैपर्स हैं जो बहुत बढ़िया रैप करते हैं, बहुत ही मीनिंगफुल रैपिंग करते हैं, लेकिन उनको वो तवज्जो कभी मिली ही नहीं जो बादशाह और हनी सिंह जैसे लोगों को मिली है। अगर नेजी और डिवाइन की ही बात करूँ तो इनको कई लोगों ने तो तब जाना जब गली बॉय आई। गली बॉय के आने के बाद कई लोगों को इनका नाम पता चला। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनका नाम लोग पहले नहीं जानते थे या इनकी आर्ट फॉर्म को लोग पहले पसंद नहीं करते थे, पर ऑफ कोर्स इन्हें कभी वो फेम नहीं मिल पाया। रफ्तार ने अपने करियर की शुरुआत में कुछ अलग करने की कोशिश की थी, कुछ अलग तरीके के रैप करने की कोशिश की थी, पर उनको भी कोई खास सक्सेस मिली नहीं और फिर वो सीधा जाके रोडीज़ में जज बन गए। बताओ, इंडिया में कोई एमिनेम नहीं आता,
इंडिया में कोई उस तरह के रैपर्स नहीं आते जो अपनी बातों से लोगों को इस हद तक इंस्पायर कर दे, लोगों को इस हद तक इमोशनल कर दे, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। इंडिया में अगर आपको रैप सुनेंगे तो वही घिसी पिटी चीज़ों पर, क्योंकि इंडिया में जो जेन्युइन अच्छे रैपर्स हैं, काफ़ी अंडरग्राउंड रैपिंग सीन में बहुत लोग हैं जो अच्छे कलाकार हैं, लेकिन उन्हें ऊपर आने की कोई जगह नहीं मिलती, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता। इसलिए इंडिया का टैलेंट अक्सर नीचे ही दबा रह जाता है, अंडरग्राउंड ही रह जाता है। कई सालों तो हनी सिंह गायब रहे, उनके बारे में कुछ खबरें आती रहती थी, पर धीरे धीरे फिर बदलाव आया। हनी सिंह डिसाइडेड टू मेक अ कम बैक। उनके पॉडकास्ट आने लगे, इंटरव्यूज़ आने लगे, एक आध गाना भी आया जो खास हिट हुआ नहीं, पर उनके पॉडकास्ट काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे। और रिसेंटली मैंने उनका ये पॉडकास्ट देखा जो लल्लन टॉप पे आया था, और ये देखने के बाद मेरा दिमाग हिल गया था, बिकॉज यहाँ पे मैं अलग ही तरह का हनी सिंह देख रहा हूँ। उनका एक अलग ही रूप, एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन जो पहले शायद हमने कभी देखा ही नहीं था। सबसे कमाल की बात है कि इस पॉडकास्ट में वो अपने सारे गुनाह, सारे क्राइम्स कबूल कर रहे हैं। जो इल्ज़ाम जनता ने और उनके क्रिटिक्स ने उनके ऊपर हमेशा लगाए हैं, वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, उनसे ये गलतियाँ हुई हैं। हैव अ लुक। मैं सर बहुत अलग हो चुका हूँ इंसान ना। जो मेरे पहले गाने थे ना, उनमें एक शैतानी साउंड थी। यही था कि बस डिसरिस्पेक्ट किया बहुत, जिसे बोलते हैं सुपर पावर को, ऑलमाइटी गॉड को, और ग्लोरीफाई किया बुरी चीज़ों को। तो वो मेरे लिरिक्स में भी दिखता है, वो मेरे म्यूजिक वीडियोस में भी दिखता है। नाउ दिस इज़ क्रेजी। हनी सिंह साहब पहली बार कन्फेस कर रहे हैं हाँ भाई कि उनके ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम सही थे। उनके कई गाने थोड़े चीप, थोड़े वल्गर और काफ़ी शैलो होते थे, और कई गाने हमारी यंग जनरेशन को एक गलत डायरेक्शन में भी ले जा रहे थे। हालांकि सारे गाने नहीं, पर कुछ गाने। इनफैक्ट हनी सिंह ने यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल बार बार किया, शैतानी ताकतें, सेटेनिक पावर्स, सेटेनिक फोर्सेस। और मुझे पता है ये सुनने के बाद लोग एक ही नतीजे पे पहुँचेंगे भाई कि इसका कनेक्शन इल्यूमिनाटी से, कि इल्यूमिनाटी के लोगों ने हनी सिंह को कॉन्टैक्ट किया, हनी सिंह ने अपनी आत्मा को डेविल को बेच दिया, और फिर उन्हें बहुत सारी शोहरत मिलने लग गई, और इसीलिए वो ये खराब गाने बनाने लगे, जो कि लोग अक्सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाते हैं। पर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जिस तरह का लाइफस्टाइल हनी सिंह जी रहे थे या जिस तरह के गाने वो बना रहे थे, वो कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं थी। सेटेनिक पावर या शैतानी ताकतें मतलब कि वो चीज़ें जो आपको एक इंसान को डाउनफॉल की तरफ ले जाती है। दारू, अय्याशी, गैम्बलिंग और ओवर इंडल्जेंस इन सेक्स एंड ड्रग्स, ये सब इंसान को बर्बादी तो करती है ना। तो शायद इसका रेफरेंस दे के वो शैतानी ताकतों की बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह। पर यहाँ पे अपने आप को जिस तरह बार बार क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, दिस शोज़ कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जैसे उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया और अंदर से एक बदलाव आया। ये बड़ी बात है, इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने ये तक कह दिया भाई कि मेरा गाना ब्लू है पानी पानी बिल्कुल बकवास गाना था, जिसका कोई सर पैर ही नहीं था, कोई लिरिक्स ही नहीं थी। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया भाई कि वो कितने ईगोइस्टिक हो चुके थे, कितने एरोगेंट हो चुके थे। जब उन्होंने गाना बनाया था 4 बॉटल वोट का, वो बेसिकली उन्होंने जनता से बदला लेने के लिए बनाया था। जो पेरेंट्स कंप्लेन करते थे कि भाई तुम अपने गानों से हमें, हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हो, उन्होंने एक और गाना मुंह पे फेंक के मारा कि लो अब ये गाना भी लो और ये गाना भी तुम्हारे बच्चे गाएंगे। जस्ट इमेजिन द एरोगेंस ऑफ दैट पर्सन। पर वो इस बात को कन्फेस कर रहे हैं। मैंने एक चीज़ देखी है, जब भी किसी स्टार का, किसी सेलिब्रिटी का कोई इंटरव्यू आता है, कोई पॉडकास्ट आता है, तो वहाँ पे अपनी इमेज को क्लीन करने की कोशिश करते रहते हैं। अपने गुनाहों और अपनी गलत चीज़ों को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं या कवर अप करने की कोशिश करते रहते हैं। हनी सिंह पहले ऐसे इंसान हैं जो पूरी तरह से अपनी गलतियों को, अपने सारे गलत कामों को, अपनी ख़राब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरे दिल से। इनफैक्ट जिस तरह वो बात कर रहे हैं, जिस तरह ओपनली वो बोल रहे हैं, ऐसा लगता है उन्हें किसी चीज़ की परवाह है ही नहीं। उनको अपनी इमेज वगैरह किसी चीज़ की परवाह नहीं है, वो बस अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब उनसे उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया, उनके डोमेस्टिक वायलेंस के केस और डिवोर्स के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने ये कहा, उनके साथ रिश्ते इतने बढ़िया नहीं रहे थे उस वक्त में, दूरियां थी। 2011 में शादी होने के बाद 9-10 महीने हम लोग साथ रहे ठीक ठाक। उसके बाद सक्सेस एकदम फटा, तो मैं फिर घर मुड़ा ही नहीं। मम्मी पापा, गुड़िया और शालिनी को मैंने एकदम छोड़ ही दिया था। दौलत, शौहरत, नशा, औरत, इस सब में घुस गया था। अब अगर आप उनकी इस बात को ध्यान से सुनो तो कहीं ना कहीं वो हिंट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की है। जब वो कह रहे हैं कि भाई मैं दारू, दौलत, शौहरत और औरत में बहुत सारा इन्वॉल्व हो गया था, तो कहीं ना कहीं वो हिंट करना चाहते हैं कि शायद उन्होंने अपनी बीवी को भी चीट किया था। और तो कैसा होता है जब इंसान पावर और पैसे के नशे में इस हद तक पागल हो जाता है, फेम जब सड़ पे चढ़ के बोलने लगता है, तो इंसान सही गलत की परिभाषा को भूल जाता है। और वो कहते रहते हैं कि भाई वो ड्रग्स बहुत लेते थे, तो ऑब्वियसली ऐसे में इंसान की जो जजमेंट है वो सही जगह रह ही नहीं पाती। क्योंकि चाहे फेम हो, चाहे पावर हो, चाहे पैसा हो, जिसका नशा आपके सर पे हद से ज़्यादा चढ़ जाता है, तो आप कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज़, रिश्ते नाते, सबकी वैल्यू करना भूल जाते हो।
आप अपने आप को सबसे ऊपर समझने लग जाते हो। आपके लिए किसी और चीज़ की वैल्यू रह ही नहीं जाती, आपको जो चाहिए वो बस चाहिए। तो ऑफकोर्स इसी नशे में शायद उन्होंने ये गलती की होगी और वो आज इसको भी कन्फेस कर रहे हैं। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। हम उनने डोमेस्टिक वायलेंस की थी या नहीं की थी वो तो मैं नहीं जानता, बट जहाँ तक मुझे देख के लग रहा है, आई अप्रिशिएट हिज ऑनेस्टी इन दिस। तो पूरा इंटरव्यू देखने के बाद मैं यही कह सकता हूँ भाई कि इस तरह से खुद की गलतियों को कन्फेस करना मैंने आज तक किसी और सेलिब्रिटी के मुंह से नहीं होते हुए सुना। अब मुझे पता है मेरी बातें सुनने के बाद आपको लग रहा हो भाई कि ये बंदा तो हनी सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन है, उसका पूरी तरह दीवाना है वगैरह वगैरह, पर ऐसा नहीं है। मैं हनी सिंह का कभी फ़ैन नहीं रहा, मुझे उनका कोई गाना खास पसंद आया ही नहीं। मुश्किल से 1-2 गाने उनके पसंद होंगे, उसके अलावा मैं उनके गाने कभी सुनता भी नहीं था। पर मैं उनके इस एटीट्यूड का फ़ैन हो गया हूँ। उनका ये पॉडकास्ट देखने के बाद मुझे हनी सिंह का एक अलग ही रूप नज़र आ रहा है। हनी सिंह के पुराने इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपको बहुत ही एरोगेंट और ईगोइस्टिक लगेंगे, हमेशा अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करते हुए, अपने ऊपर जो इल्ज़ाम लगे उनको इग्नोर करते हुए सिर्फ अपने आप को सही दिखाना, ये उनका एटीट्यूड हुआ करता था। पर आज वो एक अलग ही रूप में नज़र आ रहे हैं, अपनी गलतियों को कन्फेस कर रहे हैं और सामने से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ अब वो एक चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। फाइनली जब उन्होंने ये कहा, बस पागल कर देना। क्यों पागल? अभी तो आप निकले हो ना उस फेज से, आपको पता है कि दिस इज नॉट इजी टू बी पागल। दीवाना, मतलब दीवाना वाला पागल। मतलब जो मेरे को प्यार मिलता था ना 10 साल पहले, जब मैं स्टेज पे जाता था और जब मैं कहीं जाता था और जब मेरी बात होती थी और जब मेरा म्यूजिक सुन के लोग क्रेजी हो जाते थे। मैंने अब तक बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की कहानी सुनी है जब वो किसी डार्क फेज में चले जाते हैं, उनकी लाइफ में कोई हादसा हो जाता है, वो किसी मेंटल हेल्थ इशू या किसी फिजिकल हेल्थ इशू के शिकार हो जाते हैं और कई सालों तक अपने करियर से, अपनी इंडस्ट्री से दूर रहते हैं। अक्सर उस फेज़ के बाद लोग टूट जाते हैं, वापस आने की हिम्मत नहीं करते, वापस आते भी तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। पर उनका ये एटीट्यूड कि वो इस तरह का कमबैक करना चाहते हैं कि दुनिया देखती रह जाए, कि 7 सालों में अगर वो नहीं दिखे हैं तो वो इतना दिखना चाहते हैं कि लोग पागल हो जाए। इनफैक्ट उन्होंने बताया ये एटीट्यूड वाकई काबिल तारीफ़ है कि इतनी बड़ी बीमारी से निकलना, एक डिवोर्स को झेलना, एक डोमेस्टिक वायलेंस के केस को झेलना और उसके बाद एक मेजर कमबैक करने की एक डिज़ायर रखना, एक इच्छा रखना। दिस शोज़ कि उनके अंदर कैलिबर बहुत है और उनके अंदर हिम्मत भी बहुत है। आई अप्रिशिएट दैट। पर मैंने उनका रिसेंटली जो नया गाना है वो देखा, वही पैसा, दौलत, शोहरत, वही मिलियनर वाली बातें, एटीट्यूड और स्टाइल मारने वाली बातें। हनी सिंह साहब, अगर आप गाने में कुछ चेंज लाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज लाना चाहते हो तो कुछ अच्छे रैप्स लाओ, कुछ डिफरेंट रैप्स लाओ, कुछ गहराई वाली बातें करो ना। अब एक स्पिरिचुअल चेंज लाना है तो कुछ नया करो, लोगों को अच्छा लगे, आपका नया रूप देखने को मिले। अगर वही सेम पुरानी चीज़ों को दोबारा करना है तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ इस चेंज का, इस ट्रांसफॉर्मेशन का। वेल, ये मेरा मैसेज था हनी सिंह को। आई एम श्योर ही वीडियो उन तक तो नहीं पहुंचेगी, बट दिस वाज माय एनालिसिस ऑफ लाइफ ऑफ हनी सिंह और उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनका डार्क फेज और उनका कम बैक। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे अच्छा लगेगा आपको ओपिनियन जान के। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या बात करूं तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए। आई विल बी रियली हैप्पी टू नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।